आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ कई साथी हैं। मेरी दाईं तरफ से राजेंद्र सिंह जी हैं जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मसले बहुत गंभीरता से आवाज़ मुखर करते रहे हैं छात्रों युवाओं के साथ। डॉक्टर अखिलेश कुमार हैं जो पूर्व डीएसपी रहे हैं, इस वक्त पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स कॉलेज में और युवा हलाबोल की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। लगातार छात्रों युवाओं के इशू पर बहुत ही मजबूती से मुखरता से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मेरा नाम अनुपम हुआ। मैं जो युवा हलाबोल आंदोलन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संस्थापक हूँ। और मेरी बाईं तरफ गगन गौरव भाई है। गगन गौरव भाई जागो के नाम से पूरा एक इनिशिएटिव चलाते हैं बिहार में, शैडो गवर्नमेंट से लेके कई सारे फ्रंट्स, जिसको लेकर रियल पब्लिक इश्यूज पे जो काम करने की ज़रूरत है उस पर मजबूती से बुलंदी से लगातार काम करते रहे हैं और बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरी बाईं तरफ सुधांशु है। सुधांशु एस्टेट क्वालिफाइड है, जो एस्टेट 2019 की जो परीक्षा हुई थी, जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसको उत्तीर्ण कर लिया है सुधांशु ने, लेकिन सुधांशु मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्यतः सुधांशु का जो मसला है उस पर केंद्रित होगा। और मेरी बाईं तरफ, एक्सट्रीम बाईं तरफ धनंजय जी है। धनंजय जी भी एस्टेट क्वालिफाइड है, लेकिन मज़ेदार बात यह है और जो सोच के बिहार के हर निवासी को, हर नागरिक को परेशान होना चाहिए कि 2011 में जिसने एस्टेट क्वालिफाई किया वो आज 2021 में भी 10 साल से बेरोजगार है। आप सुनते होंगे आजकल के 2019 में जिसका नहीं आया मेरिट लिस्ट में उसका अगली सूची में आ जाएगा। इतना कैजुअली बोल देते हैं शिक्षा मंत्री जी। यह हमारे साथ धनंजय जी हैं जो 2011 से एस्टेट से आप क्वालिफाइड हैं। जो और भी कई साथी हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग जो आज तक बेरोजगार बैठे हैं शिक्षक पात्रता पास करने के बावजूद। ऐसे राज्य में, और मैं यहाँ से मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ परिचय के बाद, देखिए एक ऐसे राज्य में जो पूरे देश में शिक्षकों की कमी के मामले में अव्वल, सरकार का अपना आंकड़ा है कि 3,15,778 इतने शिक्षक के पद है शिक्षकों के जो सैंक्शन है लेकिन वेकेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनों की जरूरत है, सरकार के हिसाब से जितनों की जरूरत है उसमें से 3,15,778 वेकेंट है। ये भारत में बिहार नंबर 1 है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसकी कहानी देश दुनिया में सुनाई जाती है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हम कई बार शर्मिंदा होते हैं इस बात को लेकर कि जिस बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, कम से कम शिक्षा का इतिहास, विचारों का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, उस बिहार में आज उस बिहार में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे फिर झारखंड है, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश है। आप समझिए ऐसे में किसी भी सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि युद्ध स्तर पे शिक्षकों की बहाली करे। अगर वो सरकार संवेदनशील होती, अगर वो सरकार सक्षम होती। भाई सुनिए जी, अरे पीछे मत बोलिए, आप लोग शांत रहिए प्लीज। 1 मिनट आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे प्लीज। संवेदनशील होती तो हाँ, अब देखिए कोई भी सरकार जो संवेदनशील होती वो युद्ध स्तर पे शिक्षकों की बहाली कर रही होती। लेकिन बिहार में 2011 के एस्टेट अभ्यर्थी जो पास हुए वो हजारों की संख्या में इस वक्त बेरोजगार है। और 2019 एस्टेट जिसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे, आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे, क्योंकि कोरोना का समय है, लोग फिजिकली सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, तो सब डिजिटल ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बार बार लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारी नियुक्ति पूरी करिए। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने 12 मार्च को एस्टेट 2019 के 12 विषयों का परिणाम घोषित किया। 3 का पेंडिंग रखा क्योंकि कोर्ट में मामला था उन 3 विषयों से संबंधित, संस्कृत, उर्दू और विज्ञान से संबंधित। बाकी 12 विषयों में पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 24,599 राइट 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, उत्तीर्ण घोषित किया गया। शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक ने यह कहा कि ये जो
उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सब की नौकरी पक्की है, इन सब की नियुक्ति पक्की है और इन सबको अब काउंसलिंग करके सीधा नियुक्ति ही देना है। इसके पर्याप्त सबूत पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक है, 13 तारीख के अखबारों में है, 12 के स्टेटमेंट्स में है, कई बार ट्विटर पे कई सारे ऐसे ऑफिशियल हैंडल से उन सबके स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया कि शिक्षकों के पद कितने खाली हैं। ये जो 2019 एस्टेट आया, ये आया 37,000 पदों, वैकेंसी 37,000 है। सरकार डिक्लेयर कर रही है क्वालिफाइड 24,599 को, मतलब टोटल वैकेंसी से कम को क्वालिफाइड कर रही है। लेकिन 21 तारीख को जब मेरिट लिस्ट की घोषणा होती है बीएसईबी की तरफ से, कई सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि बीएसईबी क्यों मेरिट लिस्ट की घोषणा कर रही है, जारी करती है। लेकिन चलिए, बीएसईबी भी अगर जारी करती है शिक्षा मंत्री जी और उच्च अधिकारियों के प्रेजेंस में, तो 24,598 एक कम, मतलब मोर और लेस सेम, इतने लोगों को मेरिट लिस्ट में जगह दिया गया। लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग 12 तारीख को क्वालिफाई हुए थे, उनका नाम इसमें नहीं है। आपके मन में सवाल आना चाहिए, पहली बात तो भाई, जब टोटल वैकेंसी से कम को आपने क्वालिफाई किया है और आपके नोटिफिकेशन में ये है कि जब तक जितने वैकेंसीज हैं उच्च प्राप्तांक से लेकर न्यूनतम प्राप्तांक तक को सबको दिया जाएगा, ये आपके नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन की कॉपी है हमारे पास, और आप 12 तारीख को 24,599 करते हैं, तो फिर कोई शंका, सवाल, शुबा होना ही नहीं चाहिए कि इन 24,599 की को मेरिट लिस्ट में जगह, काउंसलिंग और नियुक्ति न मिले। अब ये जब सवाल उठा, सवाल क्या है, देखिए, 2 कैटेगरीज बना दिए गए, एक है क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, एक है क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। असल में 2 कैटेगरी नहीं है। जो मेन पॉइंट है मेरा वो ये कि असल में 3 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी तो सरकार बता रही है, तीसरा कैटेगरी हम जानना चाहते हैं कि है कौन कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी है नॉट क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट। वो उस कैटेगरी में कौन लोग है भाई? अगर 24,599 में से 24,598 मेरिट लिस्ट में आ गए और अगर उसमें से हजारों बाहर हो गए, तो कौन हजारों है जिन्होंने जगह बना लिया और किस आधार पर बनाया? क्या सरकार को बताना नहीं चाहिए? इतनी पारदर्शिता न्यूनतम नहीं होनी चाहिए क्या कम से कम? आप कहते हैं नोटिफिकेशन में कि आप विषय वार ढंग से कट ऑफ बताएंगे, क्यों नहीं बता रहे अभी? आप देख रहे तरह तरह के, हमारे पास सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई जिसको हायर स्कोर आया है, किसी को जिसको ज्यादा स्कोर आया है, वो बाहर है मेरिट लिस्ट से, पर जो कम स्कोर वाला है वो मेरिट लिस्ट में है। ये तो देख के प्राइमा फेसी किसी को भी समझ में आएगा कि कोई स्कैम हुआ है, कोई घोटाला हुआ है। अरे स्कैम घोटाला नहीं हुआ है तो कम से कम कई सवाल होंगे। आज आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से हमने 7 सवाल पूछा है। आपको उस विज्ञप्ति में भी हम बताएंगे कौन से 7 सवाल। या तो बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के शिक्षा मंत्री को इन 7 सवालों के पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देने चाहिए, या फिर इसके स्वतंत्र जांच की सिफारिश उनको करनी चाहिए। अगर वो पाक साफ है तो, अगर वो खुद इसमें मिले हुए तो फिर वो क्या ही सिफारिश करेंगे सीबीआई जांच की या किसी तरह की जांच। तो इससे पता चल जाएगा कि इस एस्टेट 2019 के नाम पे जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है, इसमें जो कई सवाल हैं, कई जो डिस्क्रिपेंसीज है, अब तक हम डिस्क्रिपेंसी कह रहे हैं, जबकि प्राइमा फेसी हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है। ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है बिहार में एस्टेट 2019 के एप्लीकेंट्स के साथ। एस्टेट 2011 के साथ तो अन्याय हुआ ही, जो 94,000 है उनके साथ तो हो ही रहा था अन्याय, जब स्ट्रेच किया जा रहा था। अब उनको काउंसलिंग का डेट दिया गया है, लेकिन एस्टेट 2019 के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे 12 मार्च को, उनके साथ सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही नहीं हुआ है, बिहार के नागरिकों के साथ घोटाला हुआ है, ऐसा प्राइमा फेसी प्रतीत होता है। या तो सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, या नहीं तो इसकी स्वतंत्र जांच की सिफारिश नीतीश कुमार को, सीबीआई को करना चाहिए, जिसकी आप स्वतंत्र जांच करिए। अब इसमें देखिए आरोप कई है और गंभीर आरोप है। मैं बताता हूँ करप्शन का आरोप क्या है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि अभ्यर्थियों को फोन कॉल्स आए, कहा गया कि बीएसईबी की तरफ से हम फोन कॉल कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट से फोन कर रहे हैं, आप इतने बजे तक यहाँ पे आ जाइए 1 लाख रुपया लेकर। ऐसे भी आरोप आए हैं कि 1 लाख रुपया लेके यहाँ पे आ जाइए।
और हमारे पास इसके भी सबूत है कि जिनको वो फोन आया, कई लोग तो देखिए चुप रह जाते हैं, हम सब जानते हैं फोन आया या तो उसका हिस्सा बन गए या हिस्सा नहीं बने तो चुप रह गए। हमारे पास एविडेंस है जहां पे कि किसी अभ्यर्थी ने विजिलेंस को कंप्लेन किया, जनवरी में ही किया, विजिलेंस को शिकायत की गई, फोन नंबर बताया गया जी, विजिलेंस का जवाब, फोन नंबर बताया गया कि कितने बजे किस नंबर से मुझे फोन आया, जिसने मुझे फोन किया उसके पास मेरा पूरा बही खाता था, परिवार का, आप जो भी डिटेल देते हैं सरकार को फॉर्म भरते समय, वो सारी डिटेल्स उनके पास थी और उनको बताया गया कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, इतने से इतने बजे तक सर्टिफिकेट आके। उन्होंने शिकायत की विजिलेंस में। कोई भी जिम्मेदार सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या उनका ये दायित्व नहीं होता है कि वो जब विजिलेंस को कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई अभ्यर्थी कर रहा है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई पार्टी का कैडर कार्यकर्ता नहीं कर रहा, तो क्या आपको जांच नहीं करना चाहिए उसके लिए? 3 महीने बाद विजिलेंस ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उस लड़के को जवाब आया उसका, लेकिन जवाब के बाद उस व्यक्ति को, उस लड़के को, उसका जो स्थानीय थाना था वहां भी ये कहा जाने लगा कि आप पहले वहां FIR करिए, तब हम लोग देखते हैं, कुछ करते ही नहीं करते। आप सब जानते हैं कि जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, नौकरी करना चाह रहा है, वो इतने पचड़े में पड़ेगा जब विजिलेंस को लिख कर दे रहा है। ये देखिए, ये ईमेल की कॉपी है जो विजिलेंस को लिख कर उसने बताया है, फोन नंबर दिया, टाइम बताया, डिटेल बताया, क्या बात हुई ये बताया। क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है कि सरकार अपने स्तर पे इस मसले की कम से कम, इस लड़के की कम से कम जांच करा दे? ऐसे कई, आप एक नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि हमको भी फोन आया, हमको भी फोन आया, हमको भी फोन आया। मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूं कि जहां पे फोन आया और सरकार में शिकायत हुई और सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने उल्टा ओनस उस लड़के पे डाल दिया जिसने शिकायत किया, उसी के ऊपर ओनस डाल दिया कि भैया तुम जो है FIR करोगे, उसके बाद नाम कुछ देखेंगे। और क्या चाहिए आपको जांच करने के लिए? अब ये सब देखने के बाद किसके मन में ये सवाल नहीं होगा, कुछ न कुछ घालमेल, कुछ न कुछ खेल हुआ है। वो खेल किसने किया है, किसके इशारे पे हुआ है, कौन उसका बेनिफिशियरी है? आपके हिसाब से क्या लगा? देखिए मेरे ये तो, मैं जांच एजेंसी तो हूं नहीं, इतना है कि सरकार को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि जब इस तरह के प्रश्न सरकार के समक्ष आए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी शंकाओं को दूर करे। जब सरकार शंकाओं को दूर करने की बजाय डैमेज कंट्रोल करती है, आप देखिए अभी 2 दिन से चल रहा है डैमेज कंट्रोल। शिक्षा मंत्री क्या क्या कह रहे हैं, जल्दी ही हो जाएगा, जिनका नाम नहीं आया उनका नाम भी। अधिकारी क्या कह रहे हैं, TET का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, तो तुम एलिजिबल हुए हो, तुमको नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। अब देखिए ये शब्दों का खेल, बाजीगरी, ये सब क्या है? ये सब ये दिखाने की कोशिश है। और एक कोशिश ये भी है, जैसे ही एस्टेट का शुरू हुआ, जो 94,000 के अभ्यर्थी, मैं लगातार उन लोगों के साथ, ये राजेंद्र जी भी लगातार जो है उनके साथ मजबूती से आवाज उठा रहे थे, हम लोग सब कह रहे थे। इतनी चिट्ठियां मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखी 94,000 वाले मसले पर, सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे ही एस्टेट वाला मसला आया, 94,000 का काउंसलिंग देता गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि ये जो समूह है ये सब एकजुट होकर सवाल ना करे, सबको आप अलग अलग कर रहे हैं ना बेसिकली। क्या छिपाना चाह रहे हैं? अगर कुछ नहीं छिपाना चाह रहे हैं, ये हमारे 7 सवाल है। मैं 7 सवाल पढ़ देता हूं जो सरकार से, मुख्यमंत्री जी से है। बिहार के मुख्यमंत्री को या माननीय शिक्षा मंत्री को इन 7 सवालों के जवाब देने चाहिए। ये सवाल मेरे मन में नहीं है सिर्फ, ये सवाल बिहार के हजारों लाखों नागरिकों के, युवाओं के, बेरोजगारों के मन में है और विशेष तौर पे एस्टेट अभ्यर्थियों के मन में है। एक और बात, सरकार अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रही है कि हमने 2011 के लोगों को एडजस्ट किया है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में धनंजय जी बैठे हुए हैं, जो एस्टेट 2011 के जो अभ्यर्थियों का जो समूह है उनके साथ लगातार संघर्ष करें। इनके और भी साथी यहाँ आए हुए हैं जी, यहाँ भी देखिए, ये सब यहाँ पे है जिनसे आप बात कर सकते हैं। आप ये सोच लीजिए, कई सारे हैं, बताइए। और सरकार क्या बता रही, आज सरकार ये कह रही है, ये जो एस्टेट 2019 की मेधा सूची तैयार करने में
जो हम लोगों को प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार कह रही है कि जो एस्टेट 2011 के जो अभ्यर्थी थे उनको हमने इसमें एडजस्ट किया है, इसीलिए कुछ लोग बाहर हो गए। हमारे साथ एस्टेट 2011 के भी अभ्यर्थी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, इनके जो अन्याय की लड़ाई है ये 10 साल से चल रहा है। कोर्ट के ऑर्डर्स आए फिर भी सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रही है, और इनके पूरे समूह में से किसको 2019 में मिल गई है नियुक्ति, ये सब एक को भी नहीं मिली है। अब ये बताइए, शिक्षा मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या शोभा देता है बिहार के शिक्षा मंत्री को इस तरह झूठ बोलना? तो ये जो सवाल है हमारे, जो 7 सवाल मेरे आपको मुख्यमंत्री जी से, मेरा मानना है कि या तो सरकार इन सवालों के जवाब दे, या फिर अगर पाक साफ है तो जांच की सिफारिश करे। पहला सवाल यह है कि जो एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर, एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों हो गए, जब सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है? टोटल सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है, तो जो सफल हुए वो मेरिट लिस्ट से कैसे बाहर हो गए? दूसरा सवाल, बाहर किए गए शिक्षकों की जगह किन लोगों को और किस आधार पर मेरिट लिस्ट में घुसाया गया? ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये है जो मैंने कहा ना, तीसरी कैटेगरी, सरकार 2 कैटेगरी की बात कर रही है, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये तीसरी कैटेगरी है। नॉट क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये कौन है? और तीसरा सवाल, सरकार विषयवार कट ऑफ क्यों नहीं बता रही है? बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो इतना कहता है, सरकार ने खुद कहा कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सरकार ने खुद विज्ञापनों में कहा कि हम ऐसा बताएंगे। चौथा सवाल, अपने ही विज्ञापन का पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये विज्ञापन तो सरकार का अपना है ना भाई, सरकार विज्ञापन जारी करती है, एडवर्टीजमेंट, पालन जो है अभ्यर्थियों को करना रहता है। अभ्यर्थी पालन न करे तो एग्जाम से बाहर, साइन थोड़ा इधर उधर कर दे तो एग्जाम से बाहर। और सरकार क्यों नहीं कर रही है अपने ही नोटिफिकेशन का पालन? पांचवा सवाल, कम अंक वाले मेरिट लिस्ट में और ज्यादा अंक वाले बाहर कैसे हो सकते हैं? बेसिक सवाल है, किसी के भी मन में आना चाहिए। छठा सवाल, भर्ती प्रक्रिया के नाम पर फोन करके रिश्वत की मांग क्यों की जा रही थी और ऐसे आरोपों की त्वरित जांच क्यों नहीं की गई? और सातवां और आखिरी सवाल, कि क्या एक बार फिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कोर्ट के पचड़े में फंसाने की कोशिश हो रही है? ये भी एक सवाल है, ताकि आप, सरकार कहती रहे कि हम लोग तो कर रहे हैं, देखिए कितना काम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना जहां पे कि मामला जो है अदालत में रहे और सरकार कहती रहे कि मामला विचाराधीन है अदालत। यही आप लोग भी सुनते रहे, यही आप लोग भी सुनते रहे हमेशा, तो फिर से वही सुनने को मिलेगा, इनको भी सुनने को मिलेगा। ये 7 सवाल है। इसके अलावा आपके समक्ष कई अभ्यर्थी हैं। अखिलेश भाई है, अखिलेश भाई खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, खुद डीएसपी रहे हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई जब आप करप्शन का कोई चार्ज आता है तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप लोग सवाल कर सकते हैं, उनका लोग जवाब देंगे, और अगर आप लोग कुछ ऐड करना हो तो अखिलेश भाई आपको। अच्छा, आज बहुत सारे छात्रों ने हाईकोर्ट के पास प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो आज एडमिनिस्ट्रेशन के एक व्यक्ति आके उनसे ये कह रहे थे कि पेंडेमिक एक्ट के तहत तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपका क्या कहना है, स्टूडेंट क्या करें? क्योंकि वो उग्र हैं, अपनी बात तो रखेंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म तक वो पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, परिस्थिति ऐसी बनाई जा रही है जहाँ पे कि बेरोजगार युवाओं को ये तय करना पड़े कि उनको वायरस से मरना है कि बेरोजगारी से मरना है। जिनके लिए बेरोजगारी जो है वो कोरोना से बड़ा वायरस है, वो क्या चिंता करेगा कि फिर जाके क्या करे क्या न करे। सरकार अगर सही में चाहती है कि कोई इकट्ठा ना हो तो उनकी जो बात है उस पर वो सार्थक संवाद करे ना, उस पर कुछ सोल्यूशन निकाले। सोल्यूशन आप निकालेंगे नहीं, फिर आप जो है सो पेंडेमिक एक्ट दिखाएंगे। अब मोदी जी जब बंगाल में दीदी और दीदी करते हैं उस समय पेंडेमिक एक्ट नहीं लगता है। अमित शाह जब रोड शो करते हैं बीच कोरोना की पूरी लहर में, उस वक्त नहीं समझ में आता है। तो रैलियां हो सकती है, चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है, जो अपने भविष्य के लिए परेशान है, कितनों ने आत्महत्या करनी है 2011 वाले में, जो कितनों ने सुसाइड करना है। आप समझिए, जो इस मेंटल स्टेट में गुजर रहा है कि जिसको आत्महत्या करना पड़ रहा है, वो क्या करेगा, जाएगा नहीं तो वो उनके ऊपर इन बातों का क्या असर होगा? सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बात सुने, उनकी बात को समझे, उनकी बात को माने, इस तरह की धमकियां ना दे। अखिलेश भाई आप चाहते हैं? देखिए, उसमें मेरा तो कहना यही है, युवाओं से खास करके
कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो यही युवा बोलते हैं कि मुझे खाने पीने का पैसा दीजिए और पैसा लेके वोटिंग करेंगे, या जाति के नाम पे अपने आप को बेचते हैं, या धर्म के नाम पे बेचेंगे। उनके पास एक बड़ा मौका होता है जिस समय सरकार सिर्फ बदलने का नहीं, आप जिसको ला रहे हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड कीजिए, हम आपको अच्छे कामों के लिए लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको बदल के इसको ले आ रहे हैं, एक मतलब सड़ा हुआ आम को हम सड़ा हुआ आम से बदलने का प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे। यानी आपके कहने का मतलब है कि युवा जो है आक्रोशित है, तो अब आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है? देखने को नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे इस बार भी युवा कुछ लोग वोटिंग किए, लेकिन उनका कंडीशन होना चाहिए युवाओं से। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, वो शर्त पे वोटिंग करें। युवा जागृति का ऊपर में मेरा बहुत काम है और हम लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं आगे। मेरा ये कहना है कि युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, जिस समय आपके पास मौका आता है उस मौका का सही से इस्तेमाल कीजिए। आप जो है डिफरेंट ग्रीड या डिफरेंट जो इज्म है उसके नाम पे वोटिंग मत कीजिए। जिसको भी आप सरकार में लेके आ रहे हैं उसको कह के लाइए, आपको इन शर्तों को हम लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको बदल के आपको बैठा दिया, आप भी हमारा शोषण करने लगे। अभी तक आजादी के बाद से हो क्या रहा है? आजादी के बाद से लगातार हम लोगों का शोषण हो रहा है और हम लोग हमेशा डिवाइडेड है और डिवाइड हो करके वोटिंग करते रहते हैं और हमेशा एक गलत के बदले दूसरे गलत को लेके आते हैं। तो इससे कभी व्यवस्था नहीं सुधरेगा। जिसको भी लेके आए उनके ऊपर हमारा एकदम कंप्लीट प्रेशर हो। जैसे अभी देखिए, जो भी बहालियां होती है, सरकार का काम है एम्प्लॉयमेंट देना और ट्रांसपेरेंसी के साथ देना। जिनको मिल जाता है रोजगार वो तो खुश हो जाते हैं, वो तो सरकार का बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं। लेकिन आज न कल उन्हीं का पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, उन्हीं के ऊपर मान लीजिए कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इनको कौन रोकेगा? जब तक आप खुद ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, खुद भी होना पड़ेगा। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए और युवाओं को भी मतलब साथ आके संघर्ष करना पड़ेगा, न कि वो डिवाइडेड हो करके वो ये ना सोचे कि हमारी बारी नहीं है। आज मान लीजिए टीचर की बात है, पॉलिटेक्निक वाले यह ना सोचे कि उसकी बारी ये नहीं है, इंजीनियरिंग वाले यह ना सोचे कि इनकी बारी नहीं है, या दरोगा की बहाली वाले यह ना सोचे कि उनकी बारी ये नहीं है। जब तक सभी युवा आप दूसरे के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा। यानी आप छात्रों को संगठित होने कह रहे हैं? एकदम, छात्रों को ही नहीं, पूरे युवाओं को भी संगठित। पूरा हमारा देश जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और जो हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं हम लोग बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड है कि हम युवाओं को इंगेज करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, उनके हाथों में रोजगार दें और उनको सही एक समाज निर्माण के लिए प्रेरित करें। यही प्रक्रिया है जो हमारा जागो है, युवा हल्ला बोल है, चारों गवर्नमेंट, इस तरह के जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम कर रहे हैं, पूरे देश में युवाओं को जागृत कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। समझिए बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ तो युवा हल्ला बोल ने कैंपेन चलाया था, आप लोगों में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, बोल बिहारी, जिसमें पढ़ाई कमाई दवाई का जो पूरा स्लोगन था हमारा वो स्लोगन दिया, मतलब जिसको महागठबंधन ने इस्तेमाल किया और खूब उसका अच्छा किया। हम चाहते हैं सभी पार्टियां करें, भाजपा करें और अच्छी बात है, लेकिन पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव रोजगार के सवाल पे पढ़ाई कमाई दवाई को जरूरी है कि इन मुद्दों पर और ज्यादा मुख्यता से पूरे देश में राजनीतिक विमर्श की जो डिवाइसिव इशू है उससे बचे। ये बात अखिलेश भाई कह रहे मुझे लगता है, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। युवा हल्ला बोल का देश यही है, देश भर में अभी उत्तर प्रदेश में हम पूरा कैंपेन करने वाले हैं पुलिस चुनाव को लेकर। सभी राज्यों में चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई भी रोजगार से संबंधित सवाल हो या युवाओं को लेकर कोई भी चिंता हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, इन सब पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम लगातार कर रहे हैं। एक तो देखिए इतना समस्या है कि वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करना भी इतना आसान काम नहीं है। सभी गार्जियन को इतना पैसा नहीं मिलता, 10-10 साल पटना में रह के लॉज में रह के पढ़ते हैं। उसके बावजूद इस तरह का जब डिस्क्रिपेंसी आएगा बहालियों में, रिजल्ट में, ये कोई स्कूल एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, कोई क्लास 10th या क्लास 9th का रिजल्ट नहीं है कि इस तरह की गड़बड़ी हो जाए। ये अक्षम गलतियां हैं। और तो सर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताएं युवाओं के लिए कि मतलब पढ़ाई के साथ युवाओं को और क्या करना चाहिए कि इन स्थितियों से वो बच सकें? देखिए इसके लिए तो बस यही है कि अपना आवाज को बुलंद करें और किसी भी तरह की इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत सारे खुद युवा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना लाभ के चक्कर, तो इसकी वजह से क्या होता है गंदगी धीरे धीरे फैलता है, तो उससे भी बचना पड़ेगा। और ऐसी चीजें अगर कहीं घट हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है। अगर कोई आदमी इस तरह का बहाल हो गया है गलत तरीके से तो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कीजिए, लगातार कंप्लेंट कीजिए, PIL दर्ज कीजिए या कोर्ट में केस कीजिए, जो भी करना है। तो कार्रवाई तो होगी, डर भी पैदा होगा कि जो आदमी मेहनत कर रहा है उसके बदले में जो कम मेहनत वाले लोग हैं वो किसी भी अदर मीन से आ जाए, ये गलत। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। मीडिया के द्वारा जो बराबर आज वाला मीडिया